नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। बात आज चीन की चालबाजी की करेंगे। दरअसल कल मोदी कैबिनेट ने फैसले लिए जिसमें चालबाज चीन की चिंता और बढ़ गई है। बॉर्डर पर चीन की चालबाजी और दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत ने दो बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने और साथ ही लोगों को वापस बसाने के लिए उत्तरी सीमा से लगते जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर व्यापक विकास कार्यों का खाका खींच दिया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसकी मंजूरी दे दी गई है। सरकार बॉर्डर पर लोगों को स्थायी रूप से बसाकर एक तरह का जो ह्यूमन शील्ड है वो तैयार करना चाहती है। इसके साथ ही अरुणाचल में बॉर्डर के चप्पे चप्पे की सुरक्षा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की 7 नई बटालियनों को भी वहां स्वीकृति दे दी गई है। आईटीबीपी में इस समय 88,430 जवान हैं जो लद्दाख में काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जा तक 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। अब 9,400 नए जवानों की भर्ती की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सभी 7 बटालियनों को अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगती एलएसी पर 47 नई सीमा चौकी और 12 कैंपों पर तैनात किया जाएगा। एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर को भी मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं चीन से निपटने के लिए लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए शिंकुला सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिसके जरिए बेहद कम समय में सेना एलएसी पर पहुंच जाएगी। अब सामरिक दृष्टि से ये बेहद अहम भी है। इस सुरंग की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण साल 2025 तक पूरा करने का फैसला किया गया है। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि सीमा के पास स्थायी बसावट से सुरक्षा बढ़ेगी, विकास और मूलभूत सुविधाएं मिलने से लोगों में देशभक्ति की भावना भी बढ़ेगी। बॉर्डर के पास दुश्मन की हर हलचल की जानकारी और लगातार अपडेट मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, इस तरह के स्थायी बसावट से सीमा वार्ता के दौरान भारत के क्षेत्रीय दावे को भी मजबूती मिलेगी, जबकि पड़ोसी देश के अतिक्रमण की किसी भी कोशिश को इसके बाद रोकना आसान हो जाएगा या रोका जा सकेगा। दरअसल जून 2020 में लद्दाख के गलवान में खूनी झड़प के बाद से ही भारत चीन सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। हाल ही में 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ऐसे में इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एलएसी पर चीन को इस तरह का जवाब दिया जा रहा है। तो देखिए, एलएसी पर अब चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि बॉर्डर पर चीन की हरकतों पर सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। लेकिन सवाल अब इसको लेकर इस फैसले के बाद किस तरह का असर दोनों देशों की सीमाओं पर पड़ेगा। क्या जिस तरह से सरकार कह रही है कि पूरी तौर पर वो तैयार है जवाब देने के लिए, इससे आखिरकार क्या चीन अपनी हरकतों से, अपनी चालबाजों से सबक ले पाएगा? सीमा पर जो रिहायशी इलाकों के विकास के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो 48,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, उसका फायदा कितना मिलेगा? और इसमें मुख्य जो बिंदु रहने वाले हैं वो ये भी रहेंगे कि कैसे लोगों को जोड़ने के साथ साथ वहां पर लोगों को तमाम सुविधाएं मिल पाए, ताकि लोगों का जुड़ाव हो और लोग वहां ज्यादा से ज्यादा बसे, जिसकी वजह से अगर कोई भी चीन की वहां नापाक हरकत रहती है तो उसको तुरंत ही काबू कर लिया जाए। चलिए, हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, रक्षा विशेषज्ञ तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ मंजू सेठ भी, पूर्व राजनयिक, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहला सवाल अश्विनी जी आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, जिस तरह से बॉर्डर पर चीन की हरकतों पर सरकार का ये बड़ा फैसला है, एलएसी पर चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है और बजट भी इसको लेकर सैंक्शन किए जा रहे हैं, किस तरह से असर इसका पड़ने वाला है? पूछा बिल्कुल, ये जो 3 डिसीजन लिए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो कि 7 बटालियन आईटीबीपी की ओवरएज करनी है, और दूसरा जो क्या है कि विलेज जो वाइब्रेशन
जो गांव बनेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसी के प्रकार सिंकुला जो एक टनल बनाई जाएगी जिससे जो डिस्टेंस है मनाली से लेह का वो घट भी जाएगा और उसका कनेक्टिविटी 24/7 होगी। मैं तीनों को 1 by 1 करता हूं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो 7 ITBP की हमने बटालियन रेज की हैं वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के लिए की हैं क्योंकि वहां पर गैप बहुत ज्यादा थे और क्योंकि पहले असम राइफल वो वहां पर थी, असम राइफल अब म्यांमार बॉर्डर पे ही है, तो वहां पर जो गैप है उनको पूरा करने के लिए ITBP क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसलिए वहां पर होना जरूरी है। यांगसे के बाद हमने देख लिया कि चीन पे भरोसा करना मुश्किल है। अरुणाचल में भी जरूरत है कि हमारी एक तो ट्रुप्स हो, एक वहां पर डेवलपमेंट हो अगले जो फॉरवर्ड एरिया में जिस प्रकार से वाइब्रेंट विलेज बनाएंगे, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। उससे क्या होगा कि हमारा जो इलाका है एक तो डेवलप करेगा और एक उसके अंदर हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने 7 ITBP बटालियन और एक सेक्टर हेडक्वार्टर को रेज करने का। जैसे आपने ये जिक्र किया, दूसरे मुद्दे पे मैं आऊंगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि जिस तरह से सेना बटालियन को बढ़ावा देना और वहां पर ज्यादा से ज्यादा तैनाती ये इस बात को दर्शा रहा है कि चीन पर किस तरह से दबाव भी बनाया जाए, क्योंकि ज्यादा संख्या में अगर आपके सैनिक रहेंगे तो चीन इस तरह की हरकतें, इस तरह की हिमाकत बार बार नहीं कर पाएगा। और अक्सर हमने देखा कि कई बार उसे लगता है कि वहां पर सैनिकों की इतनी संख्या नहीं है और इसी का वो फायदा उठाने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और 2 बातें थी। अगर आप अरुणाचल में देखें कि हमने फर्स्ट 15-20 साल जो थे आजादी के बाद या 30-40 साल तक हमने उस इलाके को डेवलप नहीं किया, सोचा चीन वहां पर आ जाएगा, मगर अब वो माइंडसेट चेंज हो गया 15-20 साल से। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मगर वहां पर कुछ गैप थे उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि ITBP जो लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसका तालमेल आर्मी के साथ है, इसलिए इसको रेज करना बहुत जरूरी है कि कोई गैप ना रहे। और आपने ठीक बोला, जैसे यांगसे हुआ तो चीन गैप का इस्तेमाल करेगा आपके टेरिटरी में आने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। जो दूसरा एक स्टेप जो लिया है कि आपको वाइब्रेंट विलेज जो बनाए जाएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हुआ था यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इन इलाकों में बॉर्डर के, तो यहाँ से लोग पीछे आ गए हैं, वहां पर कम थे। अभी वाइब्रेंट विलेज बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उनको मॉडर्न फैसिलिटी मिलेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, तो ये जो लोग पीछे आ गए थे उनको भी वापस बॉर्डर एरिया की तरफ ले जाया जाएगा। एक तो वो पेट्रोइट है, दूसरा आपकी सिक्योरिटी में मदद करेंगे। तो ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन है कि आपका वाइब्रेंट विलेज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और 7 बटालियन रेज करना। और तीसरा जो लद्दाख के अंदर है, जो कनेक्टिविटी हमारी प्रॉब्लम है लेह लद्दाख में, एक तो वो श्रीनगर से एक मनाली से, मगर ये दोनों जो रूट हैं ये स्पेशली 3-4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि जोजिला पास और लेह मनासी रोड पे भी बहुत बर्फ पड़ती है। मगर ये जो सिंकुला अभी चलना पड़ेगी, तो जो आपका नीमू कदम और दारचा का जो रूट है वो 24 घंटे 24/7 365 डेज खुला रहेगा और ये आपका खत्म हो जाएगा 25 तक। बिल्कुल 25 तक बनाने के लिए लक्ष्य जो है रखा गया है। अश्विनी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की। अब जैसे जैसे हम देखेंगे कि गांव बसाए जाएंगे, ह्यूमन शील्ड बनाने की जो तैयारी है उससे ये असर भी पड़ेगा, क्योंकि लोगों की तैनाती रहेगी, लोग वहां बसेंगे, तो यकीनन दूसरी जगह पर इस तरह का इम्पैक्ट मनोवैज्ञानिक तौर पर भी पड़ेगा कि यहाँ पर लोगों की नजरें हैं। वो कोई ऐसा इलाका नहीं रहेगा जो सुनसान हो, जहां पर किसी की पहुंच ना हो, आप आराम से वहां पर जो है घात लगाए बैठे और उसको आप अपने कब्जे में ले लें। लोगों की तैनाती से बहुत बड़ा असर इस पे पड़ने वाला है। अब ऐसे में अश्विनी जी, क्या आपको लग रहा है चीन की हरकतें इसके बाद कुछ कंट्रोल में, कुछ नियंत्रण में आ सकती है? मनोवैज्ञानिक तौर पर ही अगर हम देखें तो उस पर दबाव बनेगा इसके बाद कि भाई एक्टिव है भारत इस सबको मामलों को लेकर? पूछा, मगर ये सोचना पड़ेगा हमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन अभी भी हमारे से बहुत आगे, क्योंकि वो तो 50-60 साल से डेवलप कर रहा है। भारत तो अभी 10-15 साल से ही डेवलप करने ज्यादा स्टार्ट किया, स्पेशली इस गवर्नमेंट के आने के। तो ये सच्चाई है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारत बड़े जोरों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। सड़कें भी बना रहा है, टनल भी बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो बना दिए हमने, और हमारी जो ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट है वो भी बहुत बढ़ा दी है।
तो चीन अब तो डरता है। और जब हमने कैलाश रेंज को पकड़ा, जो कि 29-30 अगस्त 2020 में, वो एक गेम चेंजर था। उसने ये दिखा दिया कि भारत की फौज कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे में चीन भी डिफेंसिव ऐसा नहीं है, चीन की कोई एक प्रकार ऑफेंसिव ही है। भारत की जो फौज है उसका मनोबल बड़ा अच्छा है, ट्रेनिंग का दर्जा बड़ा अच्छा है, भारत की बहुत बैटल हार्डेड है। हम जहां पर लैग करते थे वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, उस पर जो है काम किया जा रहा है, उस पर वर्कआउट किया जा रहा है, और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें कैसे पहुंचाई जा रही हैं। मंजू सेठ जी, क्या इस वक्त अगर हम डिप्लोमेट की तरह से देखें और हम अगर ये देखें कि उसके स्तर पर जिस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि कैसे जो है भारत चीन की इस नापाक हरकतों को रोक पाए, कैसे चीन जो अपनी बाउंड्रीज बार बार आउट कर लेता है, उसको क्रॉस कर लेता है, कैसे उसको चेता दिया जाए। यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो रेल लाइन भी आ रही है चीन की तरफ से, उस पर किस तरह का कंट्रोल, उस पर किस तरह के नियंत्रण करने की आवश्यकता है भारत को। उस तरफ भी क्या आपको लगता है ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उसी रास्ते से, उसी मार्ग से होकर गुजरने की बात की जा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, और जिस जनरल साहब ने भी कहा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वहाँ पे जो वाइब्रेंट विलेजेस का जो प्रोग्राम है, उसको अगर हम जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें, लोगों को फिर वापस वहाँ पे बसाएं बॉर्डर पे, तो हमारा जो आईज एंड ईयर्स एट द बॉर्डर है वो भी बढ़ जाएगा। और हमारी जो तैनाती होगी इन बटालियंस की, वो लोग भी वहाँ चौकन्ने रहेंगे, और इसकी जो इनकी जो ट्रेन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी साइड पे बन रहा है, ट्रेन का ट्रैक बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, उस पर हम लोग एक मॉनिटर कर पाएंगे और उनको एक मैसेज भेज पाएंगे कि आप हमें लाइफ की मत लीजिएगा। और चीन समझ रहा है कि हम भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमारी तरफ से अभी थोड़ी देर हो गई है ये सब करने में। और हमने देखा है कि आईटीबीपी का जो तैनाती है उसको अगर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक मैसेज जाएगा कि हम लोग भी तैयार हैं, और जब तक अपने आप को हम तैयार नहीं करेंगे तब तक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और हमें जितना जल्दी ये इंफ्रास्ट्रक्चर और तैनाती बटालियंस की और वहाँ का बसाने का जो प्रोग्राम है, जितना जल्दी हम कर पाएंगे उतना जल्दी हमें उसका नतीजा दिखेगा, और मैसेज जाएगा चीन को कि अब हमें आप अपनी मनमर्जी और आगे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बहुत दिनों से बीच में कोशिश की गई थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वगैरह की, लेकिन चीन ने बिल्कुल ही जो एग्रीमेंट्स हुए थे उनका बिल्कुल उनको फ्लाउट किया, उनको एक तरफ किया, नकारा उनको जिसे कह सकते हैं, और कहा कि हम करेंगे अपनी मनमर्जी। और ये एक इसलिए जो ये कर पाए वो इसलिए था क्योंकि हम इतने तैनात नहीं थे, हम रेडी नहीं थे पुलिस। और अब अगर हमने जो ये शुरू किया है ये बहुत ही अच्छा किया है। और 47 नई सीमा चौकी बनाई जाएंगे, और इसके अलावा खास जो नजर हम डालना चाहेंगे उस सुरंग पर, जिसको बनाने के बाद ये कहा जा रहा है कि ज्यादा जल्दी सैनिक वहां पहुंच पाएंगे, रास्ता भी काफी कवर हो जाएगा, लक्ष्य भी बहुत लंबा नहीं है, 2025 तक इसको बनाकर पूरा कर लिया जाएगा। तो ये सब जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये सब जो कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बाद क्या आपको लग रहा है कि चीन भी दूसरी तरफ से अपने लिए कुछ और नई नई तरकीबें खोजेगा, वो भी अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ और जो तैयारी है वो करेगा? अब देखो पूजा, एक बात तो बहुत आपने ठीक बोली, चीन जो हमारे से 30 से 40 साल आगे था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, मगर अभी भी वो चुप नहीं बैठा हुआ, अभी भी वो लगा हुआ है, जोरों से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। जिस प्रकार से आपने एक मेंशन किया था, जो कि वो रेलवे लाइन बना रहा है वेस्टर्न हाईवे के साथ साथ सिंगदांग से लेके लासा, उसकी कनेक्टिविटी और भी बहुत बढ़ जाएगी। उसने एयरफील्ड बड़े बना लिए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हेलीपैड बना दिए हैं। उसके बाद उसने पेंगैंगसो में 2 ब्रिज बना दिए हैं। इसने 2500 से 3000 जो मॉडर्न विलेजेस बनाए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, पूरे अरुणाचल प्रदेश तक। वो विलेजेस नहीं मगर वो डिफेंडेड लोकेलिटीज है लड़ाई के दौरान। मगर इसको मद्देनजर रखते भारत ने भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है लास्ट 10 साल में। हम ब्रिजेस बना लें, टनल बना लें, रोड बना रहे हैं, हम लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो बहुत अच्छा बना रहे हैं अपने फॉरवर्ड एरिया में। और हम जो ये टनल बना रहे हैं वो काबिल तारीफ सला टनल जो तैयार हो जाएगी अभी इस साल ही, उससे जो आपके तवांग एरिया की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी सभी को पता है ले 2 तरीके से हम जा सकते हैं, एक तो श्रीनगर से जो जिला वाले रास्ते से, और दूसरा हम जा सकते हैं ऊपरसी, मनाली और ले। मगर ये दोनों इलाके जो हैं बर्फ के
जो पड़ती है दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो जिला और बाकी इस तरफ भी बहुत बर्फ पड़ती है। मगर ये जो सेंकुआ टनल है, ये कनेक्टिविटी करेगा आपको नीमू, पदम और दारचा और फिर मनाली से कनेक्ट करेगा। ये जो रूट है, जब ये टनल तैयार हो जाएगी दिसंबर 2025 में, आपकी कनेक्टिविटी मनाली से ले 24/7 365 डेज हो जाएगी। इसका मतलब आप लॉजिस्टिक सप्लाई और मैन पावर की जो एक प्रकार से भेजने का प्रक्रिया है वो हरदम कर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है गेम चेंजर है। मैं तो ये कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, ये कार्रवाई हम पहले कर जानी थी। सिंपला जो एक प्रकार टनल है बहुत इंपॉर्टेंट टनल थी, तो ये इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 7 जो बटालियन रेंज हो रही है, ये लगता लद्दाख के लिए की नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में गैप बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल, उसी को फिल करने के लिए जैसे आपने बताया कि वो फिल हो जाए और उस गैप को कैसे भरा जाए, क्योंकि इस गैप को लेकर अक्सर जो है चीन ने इसका फायदा उठाया है, तो कम से कम उस तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। मंजू जी, ऐसे में मनोवैज्ञानिक तौर पर दूसरे देश पर कितना इसका प्रभाव पड़ता है कि भाई एक जो देश है वो वहां पर तमाम डेवलपमेंट की चीजें कर रहा है, अपने सैनिकों की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी जा रही है, एक्टिवनेस वहां पर हो रही है, सामरिक स्तर पर भी अगर हम देखें तो किस तरह का असर पड़ने वाला है, और इसके अलावा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चीन को तैयार है भारत, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से। बिल्कुल संदेश दे रहे हैं और वो देख भी रहे होंगे कि हमारा कैसे तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और डेफिनेटली उनको मैसेज जाएगा। लेकिन जैसे जनरल साहब ने कहा, उनकी तैयारी हमसे है और हमें उस लेवल पे और काउंटर करने के लिए थोड़ा टाइम वक्त लगेगा जरूर, लेकिन बिल्कुल हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और सही मैसेज जाएगा चीन के पास कि आप इंडिया को, हम 62 वाले इंडिया नहीं है जब हम अनप्रिपेयर्ड थे, हम ऑल इवेंचुअलिटीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। और ये जो कनेक्टिविटी है, नए टनल जो बन रही है, इससे एक जो ऑल वेदर टनल जिससे कहेंगे ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो हमारे फ्रंट लाइन के साथ, एलएसी के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे स्ट्रैटेजी और सिक्योरिटी के लिए। मंजू जी, इससे जुड़ा एक और सवाल है, अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आंतरिक मामले रहते हैं जिसमें बाकी के अन्य देश हस्तक्षेप करने लग जाते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अमेरिका के खासतौर पर अगर मैं जिक्र करूं तो सुरंग से लेकर तमाम तरह को वो सवाल भी उठाने लगते हैं कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। क्या इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, या ये सब भारत के हस्तक्षेप उसके एकाधिकार का क्षेत्र है जिसको वो बढ़ा रहा है और अपने तरीके से कर रहा है? बिल्कुल, और उनको कोई दूसरे देशों को इसमें कोई हमारे आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप या कमेंट्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे हम भी किसी और देश में जो हो रहा है हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई और देश भी हमारे जो एफर्ट्स हैं उसको कोई भी कमेंट करे, एक्सेप्ट टू अप्रिशिएट। अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई गलत या नेगेटिव कोई फीडबैक दे या नेगेटिव कमेंट करें, हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। अश्विनी जी, इसके अलावा जो पिछले दिनों खबर आई कि चीन भी जो है रेल लाइन बिछा रहा, जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कार्यक्रम में, उसको लेकर भारत को आपको लग रहा है कुछ और कदम उठाने की जरूरत भी है? क्या उसका पूरा रोड मैप रहने वाला है, किस तरह से वो गुजरने वाली है, क्या मंशा इसके पीछे की रहने वाली है, उसको जरा जो है थ्रू आउट रीड आउट करने की आवश्यकता है भारत को? पूजा, एक बार क्वेश्चन दोबारा बताना क्या था? जी, सवाल मेरा ये है कि चीन जो रेल लाइन बिछाने की माकत अब कर रहा है, पिछले दिनों जिस तरह की खबर आई, उस पर क्या कदम भारत को उठाने की आवश्यकता है इस वक्त? देखो, सच्चाई है, इसका मतलब जो चीन है वो तैयारी कर रहा है, और चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है। पहले तो 30-40 साल आगे था और अब भी बहुत स्पीड से कर रहा है। ये लास्ट 2-3 साल में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया चीन ने। ये जो रेलवे लाइन बन के अगले 5-7 साल में हो जाएगी, ये गेम चेंजर होगी। जो शिंगजांग से ढाका, जो ट्रेन बहुत डिफिकल्ट है, उसके बावजूद अगर ये रेलवे लाइन बना देते हैं तो इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और इनका रिस्पॉन्स बहुत बेटर होगा। मगर ये सच्चाई है कि भारत भी पीछे नहीं है, भारत अब जोरों से लगा हुआ है, और मुझे लगता है जिस स्पीड से हम कर रहे हैं, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे। ये सच्चाई है कि हम अगले 5-10 साल में वी विल कैच अप। हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए चीन क्या कर रहा है, हमें अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और वो भरोसा अभी हमारे पास है। जिस प्रकार से हम अपनी टनल बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, और जो हमने लॉजिस्टिक सप्लाई बना लिया, जिस प्रकार से हम आईटीबीपी के फोर्स, हम हथियार मॉडर्नाइज कर रहे हैं,
हमारी जो फौज है वो लीन मीन मॉडर्नाइज होनी चाहिए। हमारे हथियार जो हैं, अब हम आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में 60 से 70% हथियार खुद बना रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारा मनोबल और एक बदला हुआ भारत आता है, एक बहुत कॉन्फिडेंट भारत आता है। मुझे लगता है ये भी चीन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और चीन इस चीज से डरता है। चीन को भी लगता है कि भारत अब बदला हुआ भारत है और भारत एक काबिल और सक्षम भारत है। मुझे लगता है हमें परवाह नहीं करनी चाहिए चीन क्या कर रहा है, हमें यह परवाह करनी चाहिए हम क्या कर सकते हैं और उस डायरेक्शन में हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और आगे बढ़ते जाना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि लगातार जो चीन अपनी नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है उस पर भारत उसको बार बार जवाब दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और जुड़कर चर्चा हमने की कि किस तरह से इस वक्त भारत जो है एक्टिव मोड में आकर तमाम जो उसकी सीमाएं हैं चीन से लगती हुई वहां पर काम कर रहा है, वहां पर सेना सैनिक सभी को बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।